और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कल राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन भाजपा ने अब तक अपने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। कल भाजपा की तरफ से राज्यसभा के लिए 6 प्रत्याशियों को नामों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन अब तक भाजपा की तरफ से 2 नामों का ऐलान होना अभी बाकी है। और अब तक भाजपा के किसी भी प्रत्याशी ने राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल नहीं किया है, जबकि कल यानी कि 31 मई को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भाजपा बाकी 2 राज्यसभा सीटों के लिए किसे मैदान में उतारने वाली है। इस पर अभी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। कल भाजपा के 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन 2 उम्मीदवार वो कौन होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है और कल ही नामांकन का आखिरी दिन भी है। तो अब देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी किन 2 और नामों को चुनती है। 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तो कर दी गई है, कुछ ने नामांकन कर दिया है, कुछ अपना कल नामांकन कर देंगे, लेकिन 2 नामों का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। वो कौन से 2 नाम होंगे, क्योंकि नामांकन दाखिल करने का भी कल आखिरी दिन होगा। 6 घोषित उम्मीदवारों ने अपना, कुछ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कल की तारीख आखिरी है, ऐसे में इंतजार है उन 2 नामों का, क्योंकि 8 लोगों के नाम तय करने हैं भारतीय जनता पार्टी को। 6 के नाम सामने आ चुके हैं, 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें कि कल आखिरी दिन है नामांकन का। भाजपा ने 2 प्रत्याशियों का जो नाम है उसका ऐलान नहीं किया। अनुभव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। अनुभव, अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, नामांकन की तारीख जो आखिरी है वो आ गई है। ये जो 2 नाम है, इन पर जो सस्पेंस बना हुआ है, ये कब तक टल सकता है और उन नाम कौन हो सकते हैं? देखिए, बीजेपी की ये स्ट्रेटजी मानी जाती है, जब भी इस तरह के चुनाव होते हैं तो वो बिल्कुल आखिरी वक्त पर अपने जो कैंडिडेट हैं उनके नाम घोषित करते हैं। अब 31 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, तो उससे पहले कल 6 नाम घोषित कर दिए, लेकिन 2 नाम अभी तक घोषित नहीं किए। और शायद नामों को लेकर कहीं कोई पेच है, क्योंकि देखिए हम पार्टी कार्यालय पर ही मौजूद हैं और आज हम देख रहे हैं लगातार सुबह से ही तमाम सारे जो लोग हैं वो पार्टी कार्यालय पहुँच रहे हैं, क्योंकि महामंत्री संगठन सुनील बंसल यहाँ मौजूद हैं। जो भी उम्मीदवार जिनके नाम घोषित किए गए, देखिए सुरेंद्र नागर हो, बाबूराम निषाद हो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, ये सभी लोग पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। अभी भी बाबूराम निषाद यहाँ मौजूद है, सुरेंद्र नागर मौजूद हैं और ऊपर वो लोग अपना जो हम कहें जो पेपर्स का काम पूरा कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे तो उन्होंने सारा काम पूरा कर लिया है। कल ये सारे यानी 6 और 2 नाम जो आज रात तक कहे जा रहे हैं कि घोषित हो जाएंगे, वो सभी लोग 11 बजे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। पहले सब लोग यहीं पार्टी कार्यालय में जुटेंगे और यहाँ से मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह, सभी लोग सामने, चूंकि विधानसभा है यहीं पर टंडन हॉल में ये नामांकन की प्रक्रिया होगी तो वहाँ जाएंगे। पर सवाल ये है कि आखिर 2 नाम घोषित क्यों नहीं किए गए? जब समाजवादी पार्टी ने केवल 3 ही कैंडिडेट उतारे हैं, तब बीजेपी 8 सीटों पर आसानी से जीत जाएगी और चुनाव होगा भी नहीं। अगर 11 सीटों पर 11 उम्मीदवार रहेंगे तो कहीं पर कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, फिर सबका निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। बीजेपी के पास 7 सदस्य जिताने की तो संख्या बल है, 8वां भी उनको मिल रहा है। तो ऐसे में 2 नाम आखिर कहाँ फंस गए, क्या वजह है? क्योंकि यहाँ से तो जो कोर कमेटी उसने बैठक करके सारे नाम बिल्कुल अनुभव, क्योंकि तकरीबन 15 नाम थे। ये कोई विधानसभा या लोकसभा तो है नहीं कि पहले प्रत्याशी उतार देंगे, सामने वाला कोई और समीकरण बिठा देगा तो जो वोटों का पोलराइजेशन है वो हो जाएगा। सब कुछ क्लियर है कि कितनी सीटें हमें जीतनी है, कितने पे मामला फंसेगा। ऐसे में क्या दावेदार ज्यादा हो गए हैं कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है, किसको नाराज करें और किसको संतुष्ट करें? शायद यही वजह होगी, इसीलिए लगता है कि 2 नाम जो फाइनल नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए वो 2 नाम घोषित नहीं किए गए। बहुत सारे नामों की चर्चा थी। अब जफर इस्लाम का भी कार्यकाल खत्म हो रहा था, पीएम नरेंद्र मोदी की वो चॉइस बताए जाते हैं, पर उनका नाम तो कल आया नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी, वो भी केंद्र में मंत्री हैं और उनका भी हम कहें कार्यकाल खत्म हो रहा है, पर कल जो लिस्ट आई उसमें कहीं से बीजेपी ने उनको अभी एक कैंडिडेट नहीं बनाया, तो उनका भी नाम चर्चा में है। इसके अलावा कुछ और भी नाम है, यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, उनका भी नाम चर्चा में है कि वो भी जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी नाम है, तो शायद वहीं पर कहीं पेच फंसा होगा। ये भी कहा जा रहा है कि 2024 को देखते हुए पार्टी ने अपने कल 6 उम्मीदवार तो घोषित किए, पर उसमें देखिए एससी समाज से किसी का नाम नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी इन सारी चीज़ों को देख रही है, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज बिल्कुल आज की उम्मीद लगाई जा रही है। नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास फिर से आएंगे अनुभव। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।
तो आपको बता दें 10 जून को 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है, जिसको लेकर हर दल ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। लेकिन जब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की तो सियासी गलियारे गर्मा गए और नजर आया कांग्रेस का राज्यसभा के बहाने लोकसभा वाला प्लान। क्योंकि कांग्रेस ने 2024 के लिए यूपी को साधने के लिए जो दांव चला है वो उसकी 24 वाली रणनीति को साफ तौर पर बताता है। कांग्रेस का 24 वाला दांव, राज्यसभा के बहाने लोकसभा वाला प्लान। उत्तर प्रदेश में भले ही कांग्रेस कमजोर है, लेकिन यूपी में खुद को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने एक दांव चला। वो दांव है यूपी के रहने वाले नेताओं को अलग अलग राज्यों के जरिए राज्यसभा भेजने का। 10 जून को 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसमें यूपी की 11 सीटें भी शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस के हालात ये हैं कि यूपी से वो अपने किसी भी प्रत्याशी को उच्च सदन नहीं भेज सकती है, लेकिन उसके सामने 2024 लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में प्रमोद तिवारी को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया, जबकि प्रमोद तिवारी यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। वहीं राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि राजीव शुक्ला यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया, जबकि इमरान प्रतापगढ़ी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। कांग्रेस के इस दाव ने सियासी गलियारा गरमा दिया है, क्योंकि 2024 के हिसाब से देखा जाए तो 2 ब्राह्मण चेहरों और 1 मुस्लिम चेहरे को राज्यसभा में भेजकर ब्राह्मण और मुस्लिम समाज में संदेश देने का काम किया है। इन सब के बीच अब चर्चा आम हो गई है कि आने वाले दिनों में यूपी में कांग्रेस की कमान किसी पिछड़ी जाति के नेता को थमाई जा सकती है। कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अजय लल्लू का इस्तीफा हो गया। अजय लल्लू के इस्तीफे के बाद खाली है प्रदेश अध्यक्ष पद। दलित समाज से आते थे अजय कुमार लल्लू, और अब कहा जा रहा है कि पिछड़ी जाति के किसी नेता पर कांग्रेस दांव लगा सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस के इस दांव को राज्यसभा के रास्ते लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। बस देखना ये होगा कि कांग्रेस का ये दांव 2024 में कितना सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वाराणसी की ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी विवाद के बीच अब कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने शहर के बदहाल मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए मुहिम छेड़ दी है। आज कानपुर के ऐसे ही तमाम मंदिरों का पुरसहाल लेने के लिए मेयर प्रमिला पांडे कई इलाकों में पहुंची। शहर के पुराने मंदिरों की हालत देखकर वो भड़क गई। दरअसल कानपुर के बाबूपुरवा, बजरिया, बेकनगंज और कंघी मोहाल समेत कई इलाकों में पुराने मंदिरों पर या तो अतिक्रमण हो चुका है या फिर उन्हें धीरे धीरे कूड़ा घर में तब्दील किया जा रहा है। वहीं कई मंदिरों पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है, जहां से मूर्तियां भी धीरे धीरे गायब हो रही हैं। कानपुर के ऐसे 196 मंदिरों को मेयर प्रमिला पांडे ने चिन्हित किया। बता दें नगर निगम अधिकारियों को मंदिरों से कब्जा हटवाने और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। तस्वीर निकल गया है। मैं तो सर बस इतना कहना चाहूँगी कि आदमी भगवान से भी नहीं डर रहा है। भगवान से बढ़कर तो कुछ है नहीं। हमारे सनातन धर्म में भगवान ही है। जिस तरीके से मंदिरों पर ये भूमाफियों की नज़र है, ये हम उसको उनके मुकाम तक तो मैं न पहुँचने दूँगी। अब इससे पहले भी कुछ मंदिरों में आप गई थी, राधा कृष्ण मंदिर पी रोड का है, वहाँ पर ये सामने आया कि काम चालू हो गया है, आप बंद करवा के आई थी। हाँ, काम बंद है। मैं आज सुबह फिर गई थी और फिर उन्होंने बीसी से बोला कि इसको सील कराइए। अब थोड़ी देर फुर्सत में होंगे तो पूछेंगे कि सील हुआ कि नहीं हुआ। जो मंदिरों की स्थिति है, हमारा कहने का मतलब भाई पहले हमारे हिंदू रहते थे, ठीक है, आज हमारे हिंदू नहीं रह रहे, वहाँ से किन कारणों से चले गए, मैं इतिहास भूगोल पर नहीं जाती। तो जो मुस्लिम समाज के लोग वहाँ हैं, मुस्लिम समाज जो है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ, भाई हमारा मंदिर छोड़ करके हमारे मंदिर में कूड़ा डालते, हमारे मंदिर को, हमारा मंदिर जैसे था यथास्थिति में बना रहता, लेकिन अब उसमें से मूर्ति भी गायब है। अब वहाँ बकरी बांध रहे हैं, बकरा बांध रहे हैं वहाँ। अब आप हर मंदिर देख रहे हो, जहीं जा रहे हो मंदिर, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। हम कहते हैं मान लो हम उनकी मस्जिद हो हमारे हिंदुआने में, अगर मैं उसकी सुरक्षा न कर सकूं तो उसको मैं नष्ट करने का भी मेरा अधिकार नहीं है। अपने अधिकारियों से लिस्ट मांगी थी, कितने मंदिर? लिस्ट हमारे अधिकारी ला चुके हैं, 196 की लिस्ट है हमारे पास। अपने हिंदू समाज के अग्रवालों बनियों को मैं हम लोग ऋणी रहेंगे कि जिन्होंने इतना मंदिर बनाकर देश को सौंपा था। पंडित तो हमेशा पूजा करता था, पूजा करता रहेगा।
अब आप उन मंदिरों की अगर हम रक्षा न कर पाए तो बेकार है कैसे सनातन। करेंगी रक्षा 196 मंदिर? मेरा बस एक ही है, अगर मेरे मंदिर को इन्होंने तोड़ा फोड़ा और उसमें से मूर्ति गायब की तो उनको तो भुगतना पड़ेगा। जिस दिन लिस्ट बन जाएगी उस दिन मैं आपको बताऊंगी मैं क्या करूँगी। कानपुर में 196 मंदिरों की लिस्ट नगर निगम ने तैयार कर ली है। ये वो मंदिर हैं जिनमें या तो कब्जा हो गया या उन्हें कूड़े घर में तब्दील कर दिया गया है। महापौर ने अभियान छेड़ रखा है, लगातार कह रही हैं कि मंदिरों का संरक्षण और सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है, जिसको वो पूरा करके देंगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो देखा आपने, मेयर प्रमिला पांडे एक्शन में है और मंदिरों को लेकर वो पूरे कानपुर में निरीक्षण कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का इंतजार कर रहे राम भक्तों के लिए खुशखबरी है। 1 जून से राम मंदिर निर्माण में तेजी आने वाली है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या जाएंगे और गर्भगृह का शिला पूजन करेंगे। और आपको बता दें, फिर 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर। राम भक्तों का पूरा होगा प्रण। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। गर्भगृह का होगा शिला पूजन। मामूली से दिख रहे पत्थर 1 जून को अमृत प्राप्त करेंगे, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का गर्भगृह का निर्माण कार्य के साक्षी बनेंगे। 1 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचेंगे और राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के गर्भगृह का पहला शिला पूजन करेंगे, जिसको लेकर पहले से ही 5 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है। 1 जून बुधवार 2022 प्रातःकाल 9 बजे से 11 बजे तक नक्काशीदार पत्थरों को गर्भगृह के चारों ओर स्थापित करना, इंस्टॉल करना प्रारंभ करेंगे। रामलला के मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नक्काशीदार पत्थरों से होगा गर्भगृह का निर्माण। 2 साल में राम मंदिर की बुनियाद होगी तैयार। गर्भगृह 20 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा होगा। बाहरी दीवार 6 फीट मोटी होगी। गर्भगृह के पीछे वाले हिस्से को ही पीठ कहा गया है। अंदर 20 फीट बाई 20 फीट अंदर की रचना। उसके बाहर दीवार भी 6 फीट मोटी है, पत्थरों की है। जैसे जैसे राम मंदिर का भव्य निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राम भक्तों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी 2024 में महासंक्रांति के बाद श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मकर संक्रांति जनवरी 2024 या तो 14 जनवरी या 15 जनवरी, सभी प्रकार के श्रेष्ठ कामों के लिए उत्तरायण का काल ही ठीक माना जाता है। और इसलिए सत्येंद्र दास जी ने जो जनवरी 2024 बोला है, वो शास्त्रीय दृष्टि से बोला है। हमने तो सहजता सबको समझ में आवे इसलिए कह दिया दिसंबर 2023, लेकिन मंतव्य वही है, सूर्य जब उत्तरायण में आ जाएंगे तब। अयोध्या की गलियों से लेकर सरयू के घाट तक कर रहे हैं प्रतीक्षा 1 जून की, जब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के स्वप्न को प्रगति देने आएंगे। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कर्नाटक पहुंचे तो किसानों से बैठक के दौरान बवाल हो गया। पहले राकेश टिकैत पर माइक फेंका गया और फिर स्याही फेंक दी गई। इसके बाद मारपीट होने लगी और फेंकी जाने लगी कुर्सियां। पुलिस ने हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं अब इस पर सियासत हो गई है। मंच पर जो खड़े हैं वो किसान नेता राकेश टिकैत हैं, जिन पर सभा के दौरान किसी ने स्याही फेंक दी।
मंच के नीचे जमकर चल रहे हैं लात घूंसे और हो रहा है हंगामा। राकेश टिकैत की सभा में एक दूसरे से भिड़ गए कोर्ट और फिर कुर्सी से होने लगा हमला। इस चेहरे को आपने किसान आंदोलन के दौरान मुखर देखा होगा, धरना प्रदर्शन करते देखा होगा। ये भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत है, जो कर्नाटक के बेंगलुरु गए हुए थे। इसी दौरान बताया जा रहा है कि पहले उन पर माइक से हमला किया गया और जब हंगामा होने लगा तो किसी ने चेहरे पर स्याही फेंकी। हमला होते ही कुर्सियां फेंकी जाने लगी, मारपीट होने लगी। अपने लोगों में बैठे कौन लोग अभी बताइए, तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी परपंच नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम है। हमला करने वाले स्थानीय किसान नेता चंद्रशेखर के समर्थक बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।